गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है 4 फरवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए, बहुत ही मजा आएगा आज के सेशन में। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। आइए शुरू करेंगे। 4 फरवरी के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया? तो आईसीसी के द्वारा देखिए ये वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है। आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप है यहां पर। दूसरा एडिशन इस बार आयोजित किया गया 2025 में, शुरुआत की गई थी 2023 में। 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इंटरेस्टिंग यह है कि पहला एडिशन भी इंडिया ने ही अपने नाम किया था और 2025 में अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा एडिशन भी इंडिया ने ही अपने नाम किया है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो आयोजन करवाती है विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का अंडर 19 के। अभी जो फाइनल खेला गया था ना, उस फाइनल में इंडिया ने किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार इंडिया ने यह खिताब या ट्रॉफी अपने नाम की है। इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया एक भी मैच नहीं हारा और लगातार जीतने के बाद फाइनली ट्रॉफी भी हमने ही जीती है। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। तो पहली चीज हमें यह पता चलती है कि 2025 में सेकेंड एडिशन था। इस बार विनर इंडिया रही और रनर अप रही दक्षिण अफ्रीका। और यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली टीमों की संख्या थी 19। अब देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये रही है गोंगड़ी त्रिशा। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 309 रन इंडिया की तरफ से खेलती है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं वैष्णवी शर्मा, इंडियन प्लेयर 17 विकेट इन्होंने लिए हैं। तो आईसीसी के द्वारा 2 साल में एक बार आयोजन किया जाता है विमेंस अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का। 3 एडिशन में सबसे पहला एडिशन 2023 में आयोजित किया गया था साउथ अफ्रीका। विनर इंडिया और रनर अप रही थी इंग्लैंड। इंग्लैंड को हराकर पहला खिताब इंडिया ने जीता था। अभी जो सेकेंड एडिशन हुआ उसका आयोजन हुआ है मलेशिया में। इंडिया विनर रही लगातार दूसरी बार। इस बार हमने फाइनल में हराया साउथ अफ्रीका को। अब 2027 में जो तीसरा एडिशन है वो संयुक्त रूप से बांग्लादेश और नेपाल में खेला जाएगा और तीसरे एडिशन में टीमों की संख्या 16 से बढ़कर हो जाएगी 20 टीमें पार्टिसिपेट करेगी तीसरे एडिशन में 2027 में। तो 2025 का दूसरा एडिशन अंडर 19 टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप महिलाओं का किसने जीता? इंडिया। रनर अप साउथ अफ्रीका। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। आंसर सी। आर्द्र भूमि के बारे में कल भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो बात करेंगे, पर पहले तो यह नोट कीजिए कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाने की घोषणा की थी। उद्देश्य क्या है? पूरे वर्ल्ड में जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड है, तालाब, झीलें, है ना, नदियों के किनारे का क्षेत्र, इनके महत्व को समझना, क्योंकि बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए वेटलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कार्बन को अब्जॉर्ब करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए वेटलैंड को संरक्षित किया जाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से पूरे वर्ल्ड में इसके लिए अवेयरनेस आए। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2025 में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम है। वहीं पर 2024 की थीम की बात करें तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग 2024 में वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम है। तो ये 2 साल की थीम हो गई वर्ल्ड वेटलैंड डे की। अब देखिए, वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए सबसे पहले एक सम्मेलन के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, वो था रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन या कन्वेंशन की बात करें
तो 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य वर्ल्ड में आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना था। तो ये रामसर कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 1971। 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2 फरवरी में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाने की घोषणा की थी। इंडिया के वेटलैंड डे की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में पहले महत्व देख लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो वेटलैंड एरिया केवल 6% है, लेकिन फिर भी 40% बायोडायवर्सिटी को ये सपोर्ट करते हैं, कार्बन को सोखने में मदद करते हैं, वाटर जो फ्रेश वाटर है उसको फिल्टर करने में वेटलैंड मदद करते हैं। तो काफी सारे इसके प्रॉफिट देखने को मिलते हैं वेटलैंड के। अभी पूरे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में वर्तमान में 89 रामसर साइट से आर्द्र भूमि संरक्षण रामसर साइट घोषित किया जाता है। 89 है। अभी कल के सेशन में हमने पढ़ा था 4 रामसर साइट ऐड हुई, पहले 85 थी। 4 जो ऐड हुई उसमें सक्रा कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थैरथगल बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती है तमिलनाडु, खेचियो पलरी वेटलैंड सिक्किम का पहला रामसर साइट है, और उधवा झील झारखंड की पहली रामसर साइट। तो ये 4 अभी जुड़ी है फरवरी 2025 में, और इनको मिलाकर वर्तमान में इंडिया में रामसर साइट है कितनी? 89। सबसे ज्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु 20। अच्छा, ये तो इंडिया की बात हो गई। वर्ल्ड का अगर हम परिस्थिति देखते हैं वेटलैंड के मामले में तो पूरे वर्ल्ड में 2529 वेटलैंड है। सबसे ज्यादा 176 देखने को मिलते हैं यूके में, 144 मैक्सिको और 89 देखने को मिलते हैं इंडिया में। अब वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, इसके अलावा एक डे और याद करिएगा जो आज मनाया जाएगा, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। डे से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, थीम भी पूछी जाती है, तो याद रखिएगा जो दोनों डे मैंने आपको बताए। आगे बढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि देखिए आपको जो हमारा करंट अफेयर का ईयरली पैकेज है 2025 का वन स्टॉप सॉल्यूशन, वो अभी तक आपको देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल था। आपको इसे अवेल करना होता था और 99 रुपीज में फिर आपको ऑफर मिल जाता था किसी अदर कोर्स पर, लेकिन ये आपको केवल अब 10 फेब तक ही लास्ट इसकी वैलिडिटी है। इसके बाद ये एक्सपायर हो रहा है, तो उसके बाद आपको हो सकता है कि जो वन स्टॉप सॉल्यूशन ईयरली करंट अफेयर का हमारा जो पैकेज है वो आपको विदाउट चार्जेस ना मिले। तो आप 10 फरवरी तक इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये लास्ट डेट है। इसके बाद हो सकता है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ना हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दोनों की लिंक दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश की। आप ज्वाइन कीजिए, अवेल कीजिए। कोई भी आपका डाउट आता है तो आपके पास इंक्वायरी नंबर है, आप कॉल कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। ओके, तो जल्दी कीजिए, ये लास्ट ऑफर है आपके लिए। आगे आ जाइए। हाल ही में भारत ने वशोरात्स मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए हैं। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए इस मिसाइल की पहले भी मैंने आपको समझाया था, इसके बारे में बताया था, है ना। वशोरात्स की अगर हम बात करते हैं तो इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च की डीआरडीओ की एक संस्था है ना, एक उसके अंडर में काम करने वाली संस्था है, रिसर्च सेंटर इमारत, डीआरडीओ के अंतर्गत ये काम करती है। तो डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है, ये हम बोल सकते हैं। अब देखिए वशोरात्स जो कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इस मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए हैं हाल ही में डीआरडीओ ने। जो चांदीपुर है ना परीक्षण रेंज है ओडिशा में, यहां से तीनों परीक्षण किए गए। इस मिसाइल ने तीनों जो परीक्षण किए गए अपने टारगेट को पूरी तरीके से हिट किया और उसे पूरी तरीके से नष्ट किया। तो एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे नाम दिया गया है वशोरात्स। मिसाइल है, सतह से हवा में किसी भी ऑब्जेक्ट को यह खत्म कर सकती है। इसे कंधे पर रखकर भी चलाया जा सकता है या फिर किसी ट्राइपॉड पर रखकर भी चलाया जा सकता है, किसी भी टैंक वैंक पर रखकर भी इसे दागा जा सकता है। तो वशोरात्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कोई भी अगर हवा में ड्रोन आता है, कोई अदर मिसाइल आती है दुश्मन की, कोई भी एयरक्राफ्ट आता है तो उसको इजीली ये खत्म कर सकता है, हवा में ही नष्ट कर सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा डिफेंस सिस्टम जो कि इंडियन आर्मी को मिलने वाला है। सफल परीक्षण किया जा चुका है डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर
इमारत ने हाल ही में इसे विकसित किया? इंडियन आर्मी, नौसेना, जो एयरफोर्स है, उनकी रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है। अच्छा, विशेषता क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, पहली चीज, है ना। जो सरफेस टू एयर, है ना, मार कर सकती है। ऑलमोस्ट 20.5 किलो इसका वजन देखने को मिलता है, 2 मीटर की इसकी लेंथ देखने को मिलती है, और 1850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये टारगेट को हिट कर सकता है। रेंज की बात करें, डिस्टेंस, तो 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक के किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ड्रोन को, किसी भी मिसाइल को ये ब्लास्ट कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ठीक है। इसके पहले अभी तक जो इंडियन आर्मी है ना, वो रूस की निर्मित इग्ला सिस्टम का उपयोग कर रही थी, लेकिन अब जैसे ही वशोराज को शामिल कर लिया जाएगा, ये इंडियन डिफेंस सिस्टम बन जाएगा, जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है। डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। सरफेस टू एयर ये मार कर सकता है। हाल ही में टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। भारत के बहुत ही फेमस चेस ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंद। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि इन्होंने फाइनल में, पता है किसको हराया? डी गुकेश को। अब डी गुकेश दिसंबर 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत चुके हैं, और उनको हरा दिया है टाटा स्टील चेस मास्टर्स में आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है। तो फाइनल में डी गुकेश को सडन डेथ मुकाबले में इन्होंने हराया, आर प्रज्ञानंद ने। अब यहां पर देखिए, सडन डेथ अगर मुकाबला देखें तो यह समझिएगा कि चेस की एक शब्दावली है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है किस खेल से संबंधित है। होता क्या है, देखिए, जब टूर्नामेंट में 2 प्लेयर के स्कोर सेम होते हैं तो दोनों खिलाड़ियों के बीच में ब्लिट्ज गेम कराया जाता है। सेकेंड स्टेप, कुछ सरकमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, है ना, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर इसको आयोजित करवाया जाता है। अगर यहां पर ब्लिट्ज गेम में भी दोनों का स्कोर सेम हो जाता है तो फिर तीसरी स्टेज होती है सडन डेथ गेम, जिसमें इसके आधार पर रिजल्ट को घोषित किया जाता है रैंक के आधार पर, और फिर कोई भी विनर घोषित किया जाता है। तो डी गुकेश यहां पर हार जाते हैं, रनर अप रहे टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 में, और जीते कौन? आर प्रज्ञानंद। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट हर साल जनवरी में आयोजित किया जाता है नीदरलैंड में। 1938 में शुरू हो चुका था, तब इसे हॉगवेंस टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था। 2011 में इसको नाम मिला टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, क्योंकि टाटा स्टील इसको स्पॉन्सर करता है। अब 4 टॉप ग्रैंड मास्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और 4 में से कोई एक विनर होता है। तो 2025 में टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट के विनर कौन? आर प्रज्ञानंद। रनर अप कौन? डी गुकेश। अच्छा, कमेंट में बता देना कि आर प्रज्ञानंद किस राज्य से बिलोंग करते हैं। अच्छा, दोनों की दोनों ही एक ही राज्य से, सेम राज्य से, बता देना। हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है। यह पर्वत किस देश में स्थित है? तो एक पर्वत है, माउंटेन है, माउंट तारानाकी, इसे एक लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया है। और ये जो पर्वत है वो हमें देखने को मिलता है न्यूजीलैंड में। अच्छा, पहला क्वेश्चन आएगा, सर लीगल पर्सन का दर्जा देने से मिलने क्या वाला है? एक पर्सन होने के कारण, व्यक्ति होने के कारण आपकी क्या क्या राइट्स हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं, सही है, बिल्कुल सही। फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, आप पे कोई अत्याचार नहीं कर सकता, कोई आपको जेल में नहीं डाल सकता, कोई आप पे मतलब आपको खरीदा बेचा नहीं जा सकता। तो ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट है। अब जब एक माउंटेन को लीगल पर्सन घोषित किया गया तो इस माउंटेन के भी अब लीगल राइट होंगे, सारे की सारे जो आप होल्ड करते हो। मतलब अगर आपने इसमें कुछ खुदाई वुदाई भी करी ना माउंटेन में, तो ये आपके खिलाफ कोर्ट जा सकता है। आप बोलोगे सर पर्वत कैसे कोर्ट जाएगा? तो पर्वत की तरफ से कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनजीओ, कोई भी जो इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाली संस्था है, वो पर्वत के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट जा सकती है कि भैया हमारे पर्वत का इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किया। तो एक लीगल पर्सन की आइडेंटिटी मिली है एक पर्वत को, और इस पर्वत का नाम है माउंट तारानाकी, और ये देखने को मिलेगा कहां पर? न्यूजीलैंड। ओके, अब जो केस चलेगा ना, वो उसमें एक जो पक्ष होगा वो पर्वत होगा, माउंट तारानाकी।
इससे होगा क्या, इलीगल दोहन नहीं किया जा सकता पर्वत का, है ना, पर्वत को सहेजा जाएगा, इसके राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाएगा, जबरन पर्वत को बेचा नहीं जाएगा, इसके किसी क्षेत्र को बेचा नहीं जाएगा, कोई एलिमेंट मिलता है तो उसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता, पर्वत का अधिकार है क्योंकि वो व्यक्ति है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की सरकार ने माउंट तारानाकी को एक कानूनी रूप से या लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दी है। इसे तारानाकी माउंगा के नाम से भी न्यूजीलैंड में पुकारा जाता है पर्टिकुलर पर्वत को। और इस पर्वत में एक आस्था का केंद्र भी है, एक जनजाति का, माओरी जनजाति, जो कि न्यूजीलैंड में निवास करती है। न्यूजीलैंड की माओरी जनजाति के जो कल्चर है, जो आध्यात्मिक पहचान है, इस पर्वत से देखी जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे गोवर्धन पर्वत, गिरिराज जी, है ना, वृंदावन में, तो इस तरीके से जो धार्मिक मान्यता है ना, वो माओरी समुदाय इस पर्वत को लेकर रखता है। तो पर्वत को प्रोटेक्ट करना मतलब न्यूजीलैंड की माओरी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए एक लीगल पर्सन का अधिकार दिया है न्यूजीलैंड ने माउंट तारानाकी माउंटेन को। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी को न्यूजीलैंड ने लीगल पर्सन की आइडेंटिटी दी है। उसके पहले 2014 में टी उरेवरा एक जंगल है जो कि न्यूजीलैंड में है, इसको सबसे पहली बार एक लीगल पर्सन घोषित किया था न्यूजीलैंड ने। और 2017 में वांगानुई रिवर को भी लीगल पर्सन घोषित किया था। पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहला देश जिसने किसी नदी को लीगल पर्सन घोषित किया, व्यक्ति घोषित किया, न्यूजीलैंड, वांगानुई रिवर। और इंडिया में गंगा को यह अधिकार दिया गया। आगे आइए, हाल ही में इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ग्रैमी अवार्ड लॉस एंजलिस में हाल ही में आयोजित किया गया था। काफी सारी देखिए कैटेगरी है, लेकिन अब विदेशी मूवी एल्बम, अब इंडियन हो तो हम याद करें या फिर जो टॉप के हैं हम उनको याद कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए भारतीय अमेरिकी एक गायिका है, भारतीय मूल की अमेरिकी, चंद्रिका टंडन, इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है इनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए। आंसर बी। जो ग्रैमी अवार्ड आयोजित किए गए ये है चंद्रिका टंडन। ठीक है, जो ग्रैमी अवार्ड आयोजित किए गए वो 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड है, संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। फरवरी 2025 में लॉस एंजलिस में इनका आयोजन किया गया। इंडियन अमेरिकन एक एंटरप्रेन्योर और गायिका है चंद्रिका टंडन। इन्हें बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट ऑफ चांट एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। यह कैटेगरी है और जो इनका एल्बम है इस कैटेगरी में चुना गया त्रिवेणी एल्बम। नाम क्या है? तो इनका नाम है चंद्रिका टंडन। ग्रैमी अवार्ड जो अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए उनकी बात करें तो एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से, कॉबॉय कार्टर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर यह है केंड्रिक लमार, नॉट लाइक अस। और सॉन्ग ऑफ द ईयर भी केंड्रिक लमार को दिया गया नॉट लाइक अस सॉन्ग के लिए। ठीक है, तो ये बियॉन्से एल्बम ऑफ द ईयर, बियॉन्से की एल्बम है कॉबॉय कार्टर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो केंड्रिक लामार को दिया गया नॉट लाइक अस के लिए, और सॉन्ग ऑफ द ईयर भी केंड्रिक लामार को दिया गया नॉट लाइक अस के लिए। ठीक है, तो ये 3 अदर कैटेगरी याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अदर फिर बहुत सारे अवार्ड हैं लेकिन हमारे काम के नहीं। ओके, दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित म्यूजिक अवार्ड के रूप में देखा जाता है ग्रैमी अवार्ड को। इंडिया में से भी काफी सारे सिंगर है जिनको दिया जा चुका है, जाकिर हुसैन, AR रहमान और बहुत हैं, लेकिन छोड़ दो। रिकॉर्डिंग एकेडमी यूएसए की एक एकेडमी है, ये देता है और पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 4 मई 1959 को। ग्रैमी अवार्ड। हाल ही में राइट टू डाई विथ डिग्निटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है या कौन बनने जा रहा है? तो राइट टू डाई विथ डिग्निटी, डिग्निटी के साथ मृत्यु का अधिकार, आत्मसम्मान के साथ मृत्यु का भी अधिकार मिले, यह लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है कर्नाटका। कौन बनने जा रहा है? कर्नाटका, केरल के बाद। केरल यह पहले कर चुका है राइट टू डाई विथ डिग्निटी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक वर्डिक्ट दिया था और उसने राइट टू डाई विथ डिग्निटी को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का एक हिस्सा माना था।
किसी भी व्यक्ति को आत्मसम्मान पूर्वक ससम्मान मृत्यु का अधिकार होता है। ओके, तो ये एक राइट है। जब कोई भी व्यक्ति ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है जो कि लाइलाज बीमारी है, बहुत ही पेनफुल बीमारी है और लगभग ठीक होना नामुमकिन है व्यक्ति का, तो ऐसे केस में उसको मृत्यु दी जा सके उसकी इच्छा अनुसार, है ना, ऐसी एक विल तैयार की जा सकती है। तो केरल लागू करने वाला पहला राज्य था, अब बना है दूसरा राज्य बनने जा रहा है कौन? कर्नाटका। कर्नाटका सरकार ने राज्य के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड्स स्थापित करने का आदेश दिया ताकि ऐसी किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिविंग विल बनाई जा सके, लागू किया जा सके। व्यक्ति पहले ही अपनी विल तैयार कर लेगा कि अगर मैं कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाता हूं जो कि लाइलाज है, तो फिर मेरे को मृत्यु दे देना, जो भी जिसका भी मैं नाम लिख के जा रहा हूं कि इसकी सहमति पे दे देना। तो वो व्यक्ति जैसे फादर, मदर या बच्चे, है ना, तो अगर कोई लाइलाज बीमारी है जिनका नाम लिखा, अगर वो फिर कंफर्म कर देते ठीक है इनको पेन बहुत ज्यादा है या फिर ये बचेंगे तो है नहीं, तो मृत्यु दे दो, तो उनका सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाएगा। समझना, सपोर्ट सिस्टम हटाया जाएगा। ओके, ये एक चीज आती है राइट टू डाई विथ डिग्निटी में। तो ऐसा करने वाला केरल के बाद दूसरा राज्य बनेगा कौन? कर्नाटका। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है लिविंग विल, ठीक है, जिसमें कोई भी व्यक्ति पहले से तय कर देगा कि भैया अगर लाइलाज बीमारी हो जाए तो मेरा सपोर्ट सिस्टम हटा लेना और मुझे मरने देना। ठीक है, इस दस्तावेज को नोटरी या फिर गजेटेड ऑफिसर जो भी रहेगा ऑथेंटिक, उसके सामने सत्यापित होना आवश्यक है। केरल पहले कर चुका है, अब कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द महात्मा मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? महात्मा मैनिफेस्टो बुक के लेखक है राजेश तलवार। महात्मा गांधी की एक बुक जो कि महात्मा गांधी ने लिखी थी, उस बुक का नाम है हिंद स्वराज। ठीक है, अब महात्मा गांधी की हिंद स्वराज को क्रिटिसाइज किया है राजेश तलवार ने अपनी बुक में। एक जो आलोचनात्मक विश्लेषण है वो दिया है राजेश तलवार ने अपनी इस बुक में, द महात्मा मैनिफेस्टो। देखिए, गांधी जी की जो हिंद स्वराज है ना, वो गांधी जी के द्वारा 1909 में लिखी गई थी। इंग्लैंड से जब वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो उस टाइम एरा में इन्होंने लिखी थी। 1910 में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की इस बुक पर पाबंदी लगाई थी। एक्चुअल में ये जो बुक है ना, वो कुछ विचारों पर आधारित थी। जैसे देखिए, स्वराज का एक विचार था कि जो ब्रिटिश उपनिवेश है उससे इंडिया को फ्रीडम मिले, तो अंग्रेजों ने बुक बैन कर दी इसको, क्योंकि ये एक विचार था। इसके अलावा गांधी जी ने जो आधुनिकता थी, है ना, आधुनिक समाज को अपनाया जाना चाहिए या फिर जो पश्चिमीकरण है उसकी आलोचना की थी। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मशीन्स हैं, जो मशीनरी अब यूज कर रहे हैं, सिटीज बनाई जा रही थी गांवों को, उसके प्रति भी गांधी जी ने कहीं ना कहीं उस वक्त क्रिटिसाइज किया था कि गांव इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की प्रगति में। तो अब जो राजेश तलवार ने बुक लिखी है उनमें इसी चीज को क्रिटिसाइज किया है कि गांधी जी जो है वो आधुनिक विचारधारा के खिलाफ थे। ये बताया है राजेश तलवार ने अपनी इस बुक में। मतलब कहीं ना कहीं हिंद स्वराज बुक को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की बुक थी और अभी जो रिलीज हुई है द महात्मा मैनिफेस्टो, ये राजेश तलवार की बुक है। हाल ही में भारतीय सरकार ने किस देश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन निकासी सलाह जारी की है कि भैया आप छोड़ दो, देश छोड़ दो, क्योंकि यहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। तो ये जो एक सलाह है भारत सरकार ने ये दी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। आंसर हो जाएगा आंसर सी। जो भारत के लोग हैं, जो एम्बेसी के लोग हैं, उनको वहां से निकलने की सलाह दी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अफ्रीका का एक देश है। तो भारत सरकार ने यहां पर एक आपातकालीन निकासी सलाह को, एक एडवाइजरी को जारी किया कि जो भी इंडियन है देश छोड़ दें। हमारी एम्बेसी के जो लोग हैं वो फटाफट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से निकल जाए, क्योंकि ये गृह युद्ध की चपेट में। यहां पर एक गुट काम करता है, M23 विद्रोही गुट है। इसने क्या किया है कि बुकावू, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है कांगो का, उस पर, उसके आसपास तो कब्जा कर ही लिया है,
अब ये बुकावू शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जितने भी वहां पर इंडियन है, क्योंकि क्या है ना, ये गुट है ना पूर्वी कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है उसके पूर्वी हिस्से में कब्जा करना चाहता है। पूर्वी हिस्सा कांगो का वो खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तांबा, कोबाल्ट, मैग्नीज, है ना, डायमंड, ये बहुत पाया जाता है। तो गवर्नमेंट के खिलाफ M23 विद्रोही गुट ये कब्जा करना चाहता है। तो गृह युद्ध की स्थिति है पूरे देश में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है रिपब्लिक ऑफ कांगो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, कि भैया देश छोड़ दो जितने भी इंडियन से। देखिए जो ग्रुप है ना उसको रवांडा के द्वारा समर्थन मिलता है और वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सरकार के खिलाफ काम करता है। ठीक है, कांगो की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की। अफ्रीका की दूसरा सबसे बड़ा देश है और विश्व की 11वां सबसे बड़ा देश के रूप में से देखा जाता है। कैपिटल इसकी किनशासा या किनशासा, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, किनशासा इसकी कैपिटल है किसकी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की। ठीक है, पड़ोसी देशों की बात करें तो आप यहां पर मैप देख सकते हैं, पर ये थोड़े से ज्यादा पड़ोसी देश हैं तो मैं आपको उधर क्लियर कर देता हूं। देखो अंगोला, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये देश है। रिपब्लिक ऑफ द कांगो ये अलग है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अलग है। देखो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जहां से हमने बाहर निकालना है इंडियंस को, और यह है रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ये अलग है। तो रिपब्लिक ऑफ द कांगो से बाउंड्री लगती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की। इसके अलावा रवांडा, सूडान, तंजानिया, युगांडा और जाम्बिया ये सारे देश टच होते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से, जो कि अफ्रीका का देश है। खनिज भंडार बहुत ज्यादा है, डायमंड, गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर, इसीलिए विद्रोही गुट जो है वो कब्जा करना चाहता है इसके पूर्वी हिस्से पर। लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पहली रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया गया? पहली रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया यूएई के अबू धाबी में। अबू धाबी में आयोजित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस है। अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया यूएई में, और चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया से भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को बुलाया गया था। आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, भारतीय विदेश मंत्रालय और यूएई की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इन्होंने मिलकर किया है। उद्देश्य क्या है? देखिए अफ्रीका और यूरोप से अगर इंडिया को कनेक्ट करना है तो मिडिल ईस्ट के देशों से इंडिया को समर्थन चाहिए होगा। इसीलिए भारत यूएई से संबंधों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इवन इंडिया के 90 लाख वर्कर यूएई और मिडिल ईस्ट के देशों में काम करते हैं, उनकी सेफ्टी भी जरूरी है। तो इन देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत होना जरूरी है। क्षेत्रीय और वैश्विक जो जियोपॉलिटिकल है और जो जियो इकोनॉमिक है, ऐसे मुद्दे को स्ट्रॉन्ग करना, इंडिया की इन क्षेत्रों में भूमिका को स्ट्रॉन्ग करना मुख्य उद्देश्य है कि यूएई और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। इसीलिए पहली रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया अबू धाबी यूएई में। चीफ गेस्ट इंडिया की ओर से डॉक्टर एस जयशंकर। देखिए 2023-24 का जो डेटा रिलीज हुआ था उसमें भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएई है, चाइना और यूएसए के बाद। इसलिए भी जरूरी है कि यूएई के साथ हमारे जो रिलेशन है वो स्ट्रांग हो। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, दिरहम यहां की ऑफिशियल करेंसी है और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहां के प्रेसिडेंट के पद पर है। ओके, तो 4 फरवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखिए हाल ही में बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट्स घोषित किया गया? अभी हमने बात की थी 4। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 फरवरी को। हाल ही में नवीन चावला का निधन हो गया, किस पद पर यह कार्यरत हैं? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए स्व रेल सुपर ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेलवे यात्रियों को सारी फैसिलिटी एक ही एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म पर मिल जाए।
अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं का नया रिकॉर्ड किसके नाम है? सुनीता विलियम्स। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने किस बुक का पहला एडिशन लॉन्च किया? तो कर्मयोगिनी वीरांगना। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस अफ्रीकी देश को रिवर ब्लाइंडनेस मुक्त घोषित देश किया है? नाइजर। हाल ही में माना मित्र पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो माना मित्र पहल को शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। और लास्ट क्वेश्चन था बीसीसीआई का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह। ये हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए लास्ट डे के, रिवाइज कर लिए हमने। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, पावी और चकमा जनजातियां किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, पावी और चकमा जनजातियों की बात करें तो ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन मिजोरम में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी ये जनजाति निवास करती है। तो जिसने सिक्किम आंसर किया वो भी सही है। भाखड़ा नंगल परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित होते? तो भाखड़ा नंगल परियोजना से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एक और है हिमाचल प्रदेश, ये राज्य होते हैं लाभान्वित। दामोदर घाटी परियोजना का लाभ मुख्य रूप से किस राज्य को होता है? तो दो राज्य इंपॉर्टेंट जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत लाभान्वित है, एक है झारखंड और एक है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला क्वेश्चन हो गया, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष हुई है? सेकंड, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।